नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा आपका सभी का YouTube चैनल है। तो पॉलिटी के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हुए हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय समितियों को पढ़ा था। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नई क्लास में और आज हम सीखेंगे संसद के बारे में। संसद में जो विधायिका है, संघीय विधायिका, और संघीय विधायिका के बाद राज्य सरकार के विषय में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बहुत से बच्चे गलत कर बैठते हैं। तो उम्मीद है आप लोग गलती नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो संसद का निर्माण क्यों किया गया, संसद क्यों बनाई गई, क्या था? जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो भारत एक विविधतापूर्वक देश है। विविधता, यहाँ की परिस्थितियाँ विविध हैं। कई भाषा, कई धर्म, कई जातियों का संगम है। लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर अलग अलग जगह बहुत अलग अलग है। ठीक है, समाज में भी काफ़ी विषमताएँ हैं और इन सबको समेटे हुए भारत एक महान देश है। तो जो संविधान के निर्माता थे वह जो यह विविधतापूर्ण परिस्थिति थी, इसके अनुरूप जो है एक संघीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण करना चाहते थे, ताकि सभी क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों को सभी को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ऐसा न रह जाए कि किसी का प्रतिनिधित्व ना हो। तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार भले अलग अलग है। संसद में आपको हमने पहले बताया है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में जहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इनडायरेक्ट रूप से चुन के आते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधि, तो वहीं लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है, जन का प्रतिनिधित्व रहता है, डायरेक्ट चुन के आते हैं। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। राज्यसभा, उच्च सदन और लोकसभा, चाहे आप निचला सदन बोलो, चाहे आप बोल दो निम्न सदन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 5 में संसद के विषय में, संसद का जो गठन होगा, संरचना होगा, अवधि, विशेषाधिकार, प्रक्रिया, इसका जो विवरण होगा। और संसद के एक और अंग होते हैं राष्ट्रपति, जिसके विषय में हमने आपको पीछे बताया है। तो संसद की ये सब चीज़ें दी गई हैं, यह सब कहाँ पे दिया गया है? या भाग 5 में। इसके विषय में भी आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका भी रिवीजन होता रहेगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? अनुच्छेद 79 से 122 तक, ये आपको हमने बताया हुआ है पिछली कक्षाओं में। इसमें क्या है? संसद के विषय में, संसद का गठन कैसे होगा, अवधि, संरचना, विशेषाधिकार, प्रक्रिया, सबका विस्तृत विवरण है। तो आज हम शुरू करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आपको बता दिया। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है 250। इन 250 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 238 प्लस 12। 238 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं और 12 सदस्य कौन से रहते हैं? मनोनीत रहते हैं। जिन्हें कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, और बाकी जो 238 सीटें हैं, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। अब राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, संघ राज्य क्षेत्र को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके लिए चौथी अनुसूची में सीटों के आवंटन की प्रविधि दी हुई है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में, कि किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसके विषय में चौथी अनुसूची में आपका दिया हुआ है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं कि जितने राज्य हैं। एक्चुअली यूएस का क्या है, यूएस का जो उच्च सदन है, जिसको सीनेट बोलते हैं, वहाँ पर यूएस में कुल 50 राज्य हैं। जो संघीय व्यवस्था वहाँ की अपनाई गई है, उसके विषय में आपको बताते हैं। कुल 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधित्व उच्च सदन में जाते हैं। उच्च सदन की अधिकतम संख्या 100 है। वहाँ पर राज्यों के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है, राज्यों को अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। अपने यहाँ राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे दिया गया है? राज्यों को प्रत्येक राज्य से जो सीटें निर्धारित की गई हैं, कैसे निर्धारित की गई हैं? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व।
ठीक है, जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसका उतना अधिक प्रतिनिधित्व वहाँ पहुँचेगा। तो अब एक सवाल आ जाता है आपका जनसंख्या से, इसी में से पूछ लेते हैं आपको, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है भारत में? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीटें भी सर्वाधिक हैं राज्यसभा में। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की? 31 सीटें हैं। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। तो सिक्किम की सीटें कितनी हैं? सिक्किम की सीटें न्यूनतम है, यानी कि 1 सीट है राज्यसभा में। ठीक है, और जो राज्यसभा में है वहाँ दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं इनका भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, और जो 12 सदस्य चुने जाते हैं इसके विषय में भी आपको बता चुके हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र के विषयों में जो विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको नामांकित किया जाता है। ठीक, अब इतना पूछा है तो आप पूछेंगे सर राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके चुने जाने की योग्यता क्या होगी? तो हम योग्यता आपको नोट करा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। योग्यता में आप नोट करिए, भारत का नागरिक हो नंबर 1। ठीक है, आवश्यक है भारत का नागरिक होना राज्यसभा के लिए चुना जाना। ठीक है, भारत का नागरिक हो। अगली क्या है? 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अच्छा, एक और था, राज्यसभा में अगर सदस्य निर्वाचित हो रहा है, नोट कर लीजिए आप, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य की मतदाता सूची में नाम होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पहले यह नाम होने की अनिवार्यता थी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। अब राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए नाम होने की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियों को समझने के लिए हमें 3 तरह की चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नोट करा देता हूँ आपको, राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य। अब राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य समझने के लिए आपको 3 चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। एक होता है राज्यसभा और लोकसभा में समानता। समान शक्तियां हैं जहाँ पर। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में असमानता। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में असमानता। और तीसरा जो बिंदु हम देखेंगे वह होगी राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी होंगी। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। मित्रों, स्क्रीन पे लिखने का अभ्यास नहीं है तो आप इस पे मत जाइएगा कि सर की राइटिंग बहुत ख़राब है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उसका उचित समय पर आपको जवाब मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी क्या लिखा हुआ है, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहला आते हैं, पहला बिंदु हम नोट करते हैं जहाँ पर रोज राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में समानता है। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में समानता। समानता के लिए क्या क्या समानता है? सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। नोट कर लीजिए आप, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग में दोनों को समान शक्ति मिली हुई है। निर्वाचन और महाभियोग, इसके विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से बता देते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो चयनित सदस्य होते हैं, चुने गए सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और जब महाभियोग होता है तो राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी शुरू हो सकता है महाभियोग। महाभियोग होने की कंडीशंस क्या चाहिए आप राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगली होती है धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक लोकसभा का विशेषाधिकार आता है, यह चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक को छोड़कर जो शेष अन्य विधेयक होते हैं, शेष अन्य विधेयक आप नोट कर लीजिए।
इनको पुनः स्थापना कर सकता है और उसे पारित करने के संबंध में समानता है, यानी कि इसे वापस भेजा सकता है और पारित भी कर सकता है। धन विधेयक को पारित करना मजबूरी है, 14 दिन के अंदर नहीं पारित किया तो धन विधेयक राज्यसभा से पारित माना जाएगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग है वैसे न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए भी समानता है। न्यायाधीशों पर लिख लीजिए, न्यायाधीशों पर महाभियोग अगर लगता है तो ठीक है। अगला क्या है, आपातकाल की अगर पुष्टि करना हो तो संसद के दोनों सदन में से कोई भी कर सकता है आपातकाल की उद्घोषणा की पुष्टि। ठीक है, अगला क्या है, समानता। जो नए राज्य बनते हैं, नवीन राज्य बनते हैं, अगर उसके लिए कोई विधेयक आता है तो नवीन राज्यों का निर्माण और नामकरण के संबंध में। अच्छा, नवीन राज्यों का निर्माण और नामकरण जो होता है वह किस अनुसूची में दिया हुआ, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, कमेंट करके आप बताइए। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर पढ़ रहा है, और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश देते हैं, अब अध्यादेश राष्ट्रपति देंगे या हम आपको बता चुके हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत देते हैं, या भी बता चुके हैं। अध्यादेश की जो स्वीकृति है वह संसद देती है, तो संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ठीक है, समान सकती है। अब कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जहाँ पर आप ये नोट कर लीजिएगा, अब कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जहाँ पर असमानता होती है। तो देखते हैं असमानता के कौन कौन से बिंदु हैं। नोट कर लीजिए आप, राज्यसभा तथा लोकसभा की शक्तियों में असमानता। ठीक है, असमानता के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले धन विधेयक, आपको बताया धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा कोई निर्णय नहीं ले सकता है। राज्यसभा सिर्फ संशोधन जो है प्रस्तावित कर सकती है और लोकसभा उसे माने चाहे न माने, यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, दूसरी, राज्यसभा में बजट पर चर्चा चल सकती है। बजट जो होता है, बजट के लिए भी आपको हमने एक शब्द बताया था। ठीक है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण, तो बजट पर क्या कर सकती है, चर्चा कर जा सकती है राज्यसभा में, लेकिन अनुदान मांग पर मतदान नहीं हो सकता है। अनुमांग मांग पर मतदान नहीं हो सकता है, मतदान नहीं कर सकती है, राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, राज्यसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं पारित हो सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं पारित हो सकता है। अच्छा, मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव क्यों नहीं पारित हो सकता है, और नहीं पारित हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं पारित हो सकता, क्या आपको जानकारी है इस विषय की? इसके लिए हमने आपको मंत्रिपरिषद जब पढ़ाया था तभी हमने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 75 के अंतर्गत, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 के अंतर्गत आपको बताया गया था मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब यदि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है मंत्रिपरिषद या मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाने की। ठीक है, अब राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ भी हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। तो अब नोट कर लीजिए आप, जो है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 249, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जानिए क्या होता है। जो राज्य की सूची होती है, जो 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और एक जो भी रेसिड्यूअल सूची है। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची और विषय कौन बना सकता है, राज्य की जो विधानमंडल है वो बना सकता है। संघ सूची और विषय केंद्रीय विधानमंडल नहीं, हमारी लोकसभा और राज्यसभा बना सकती है। पर क्या होता है, कभी कभी कुछ देखा जाता है कि किसी राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा के पास शक्ति है, 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि हाँ यह आवश्यक है, बनाया जा सकता है, तो संसद उस पर विषय पर कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी।
तीसरी जो रेजोल्यूशन बताया आपको सभी सहमति सूची थी, ठीक है। तो राज्य सूची पर कानून बनाएगी और यह कानून 1 वर्ष के लिए मान्य भी होगा, ठीक है, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसके पश्चात राज्य यदि पारित कर देता है तो वह कानून बन जाएगा जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। साथ ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 312। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इसके विषय में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। आर्टिकल 212 के तहत क्या करती है, राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से, देखिए यहाँ पे 2/3 बहुमत का वो विशेष खेल है। आपको बहुमत 3 प्रकार के जो लिए जाते हैं, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के लिए जो संविधान संशोधन का होता है, इसके विषय में संविधान संशोधन के पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। तो 2/3 जो बहुमत हैं, इससे राज्यसभा जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसे अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज को सृजित कर सकती है, या भी राज्यसभा के पास ही है शक्ति, ठीक है। अब राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं, संसद के जो दोनों सदन होते हैं, अधिवेशन में आप चीज़ नोट कर लीजिए, ये भी पूछा गया है 1-2 बार क्वेश्चन में, वनडे एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल के एग्जाम में, शायद लेखपाल या वीडियो का जो पहले एग्जाम का था। जो दोनों सदन के जो सत्र हैं, सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, नहीं 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है सत्रों के बीच में, 6 माह के बीच में आ जाता है, ठीक है। लोकसभा अगर विघटित होती है तो राज्यसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कर लिया जाता है, ठीक। संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं, पर इस विषय में चर्चा करने के लिए या माध्यम ठीक नहीं है या आपके पीसीएस लेवल का है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं लोकसभा, हम बात करते हैं अब लोकसभा की। समझ में आ रहा है आपको सब? आगे हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है बताएं, आपको पहले बताया जा चुका है 552, ठीक है। 552 में राज्यों के अधिकतम 530, जो पूर्व संरचना थी अभी जम्मू कश्मीर के लक्ष्य से बनाया जा रहा है, वो हम बता देंगे। पहले जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे वह समाप्त कर दिए गए हैं, 104 संविधान संशोधन से समाप्त कर दिए हैं। इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। माफ़ कीजिए, 530 + 13, इसमें जो 13 हैं यहाँ पे J&K और जो लद्दाख अलग किया गया है, J&K और लद्दाख जो अलग किया गया है, लद्दाख, इसके लिए आप अलग से नोट कर लीजिए। J&K की 5 सीटें हैं और लद्दाख की 1 सीटें हैं। दिल्ली, इसके विषय में पूछ लिया जाता है किसकी कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो यूनियन टेरिटरीज में हो वो दिल्ली में सीटें हैं, ठीक है। बाकी चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली में 1 सीट है, दमनदीप में 1 सीट है, अंडमान निकोबार में 1 सीट है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1 सीट है, ठीक है। और जो 61वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें जो हम लोग मतदान देते हैं, पहले संविधान में, मूल संविधान में 21 वर्ष रखा गया था, पर 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, ये आपको पढ़ा चुके हैं, 1989। इसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन में। अब बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत कम किताबों में यह शब्द आपको मिलेगा। किस समिति की सिफारिश पे 61वां संविधान संशोधन किया गया था, तो वह है तारकुंडे समिति, ठीक है। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लोकसभा में जो सीटें हैं वह राज्यों को उसमें निवास करने वाली संख्या के आधार पर दी गई है, ठीक है। लेकिन साथ में यह भी दिया गया कि जो राज्यसभा की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या का अनुपात है, वो सभी राज्यों के लिए समान रहे, ठीक है। समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऐसा एकरूपता बढ़ाने के लिए किया गया है। फिर भी यहाँ पर जिस राज्य की सबसे अधिक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व भी अधिक मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं यहाँ पर, यूपी की 80 सीटें हैं हमारे प्रदेश की, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला महोदय हैं, ठीक है। ये शायद कोटा से चुने गए हैं, ओम बिरला महोदय, ठीक है। आगे आते हैं, संसद के कार्य क्या होते हैं, इसके विषय में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। अगली कक्षा में थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2-3 दिन का,
कि मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना है, तो इस चक्कर में कुछ पर्सनल रीजंस हैं, तो क्लासेस जो पॉलिटी की 2-4 दिन के लिए स्थगित रहेंगी। उसके बाद फिर से आपकी क्लासेस पुनः चलने लगेंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जो पढ़ाया गया वो रिवीजन करते रहिए। उसके बाद हम आगे आप बढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको 2-3 टॉपिक अच्छे बता देते हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली जो लोकसभा थी, पहली लोकसभा अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर साहब थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ये 1952 से 1956 तक थे। इसी बीच में 1 साल के लिए MA आयंकर साहब बने थे, बाकी वो दूसरे के लिए बन गए, ठीक है। और जो पहली महिला, ये भी बहुत पूछा जाता है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, LS लोकसभा लिख दिया, ठीक है। ये कौन थी? मीरा कुमार। यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की कक्षा ही समाप्त करते हैं। आपका इस कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय।